हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा और आज हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे और कब से स्टार्ट होने वाली है काउंसलिंग उसे जानने की कोशिश करेंगे। साथ में क्या क्या गलतियां हैं जो आप काउंसलिंग में नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। सबसे पहले कोई भी जो काउंसलिंग होती है वो 5 स्टेप्स में डिवाइड होती है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 2 तरीके की काउंसलिंग होती है। एक होती है एमसीसी काउंसलिंग और दूसरी होती है स्टेट काउंसलिंग। हमेशा एमसीसी काउंसलिंग पहले स्टार्ट होती है, उसके बाद ही स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। मतलब सबसे पहले काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी और उसके बाद आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मतलब कुल मिला के आप 2 फॉर्म्स मिनिमम भर सकते हो, एक एमसीसी काउंसलिंग की और एक अपने स्टेट काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आप अपने स्टेट की काउंसलिंग के लिए फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ओपन स्टेट्स में भी पार्टिसिपेट लेना है, प्राइवेट के लिए जाना है, तो जिस भी स्टेट में आपको पार्टिसिपेट करना है उस स्टेट की आपको फॉर्म फिलअप करनी होगी। इस तरीके से काउंसलिंग जो है चलती है। अब सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि एमसीसी की काउंसलिंग सबसे पहले स्टार्ट होती है। जनरली अगर हम देखें तो 20 डेज़ का टाइम रिजल्ट आने के बाद एमसीसी लगाती है अपनी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को स्टार्ट करने के लिए, स्केड्यूल पब्लिश करने के लिए। नीट पीजी 2021 के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 20 अक्टूबर के आसपास काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए या हो सकती है, राइट। बट इन चीज़ों को देखते हुए, जो पैंडमिक्स है इनको देखते हुए और 9 मंथ्स हम लोग ऑलरेडी डिले हैं, तो हो सकता है कि एमसीसी की काउंसलिंग की स्केड्यूल इस बार जनरल जो टाइम ली जाती है उस टाइम को ना लिया जाए, थोड़ी पहले भी पब्लिश कर दी जाए। तो 15 के बाद आप मान सकते हैं कि कभी भी काउंसलिंग की जो स्केड्यूल है वो आ सकती है और एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। ऑलवेज एमसीसी की काउंसलिंग पहले स्टार्ट होगी, स्टेट की काउंसलिंग उसके बाद स्टार्ट होगी। नाउ कोई भी जो काउंसलिंग होती है वो टोटल 5 स्टेप्स में डिवाइड है। 5 स्टेप्स में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, आपको फॉर्म फिलअप करनी होती है। दूसरी चीज़ है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, कौन कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेनी है, कौन कौन सी सीट्स आपको लेनी है, उसकी आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है प्रायोरिटी ऑर्डर में। और चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, उसके बाद आपको उसको लॉक करना होता है। लॉकिंग के बाद थर्ड स्टेप है अलॉटमेंट, जिसमें सिस्टम जो है वो सीट अलॉटमेंट करती है मेरिट बेस्ड पे। बेस्ड पे मतलब है कि सबसे पहले रैंक 1 की अलॉटमेंट होगी, फिर रैंक 2 की अलॉटमेंट होगी, फिर रैंक 3 की अलॉटमेंट होगी। इस तरीके से करते हुए रैंक 5000 तक जाएगी, फिर 10,000 तक जाएगी और जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है वो रैंक बेसिस पे उनकी अलॉटमेंट होगी। अलॉटमेंट प्रोसेस जनरली 1 दिन का रहता है। अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो 4th स्टेप है वो है रिज़ल्ट। दैट मीन्स आपने जो रजिस्ट्रेशन किया, आपने जो अकाउंट क्रिएट किया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उस अकाउंट में ही उस रजिस्ट्रेशन वो जो आपने अकाउंट यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट किया, उस यूज़र आईडी पासवर्ड से जो आपकी अकाउंट जनरेट हुई वहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगी कि आपको कौन सी सीट मिली है, राइट। ये 4th स्टेप है। जो सीट आपको मिली उस सीट पर जाकर के आपको एडमिशन लेनी होती है। एडमिशन लेने के लिए एक रिपोर्टिंग टाइम दी जाती है। रिपोर्टिंग टाइम मीन्स 6-7 दिन का टाइम रहेगा, जिसके बीच आपको सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर के कॉलेज जाने होते हैं और कॉलेज में आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करनी होती है, फर्स्ट ईयर की फ़ीस जमा करनी होती है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। ये कॉमन 5 स्टेप प्रोसेस है किसी भी काउंसलिंग की, चाहे वो एमसीसी हो चाहे वो स्टेट हो, राइट। अब इसमें क्या है कि अलग अलग राउंड्स की अलग अलग इम्पैक्ट होती है। राउंड्स में पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जब आप काउंसलिंग एमसीसी की अटेंड करोगे तो उसमें कौन कौन सी सीटें आते हैं। जब भी आप एमसीसी की काउंसलिंग अटेंड करोगे तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट के लिए, ऑल इंडिया कोटा 50% गवर्नमेंट सीट्स के लिए अप्लाई करना है तो भी आपको एमसीसी के पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, उन सेल्फ फाइनेंसिंग डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो भी आपको एमसीसी पर ही अपनी काउंसलिंग करनी है, अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है। ईएसआईसी की 100% सीट्स के लिए आपको एमसीसी पे ही रजिस्ट्रेशन करानी है। और एएफएमएस के जो कॉलेजेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको एमसीसी पर ही करानी होती है। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको एमसीसी काउंसलिंग को ही अटेंड करनी होती है। अब कहने का मतलब है कि जब एमसीसी काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आप ऑल इंडिया कोटा के लिए करा सकते हो, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हो, अपनी काउंसलिंग कर सकते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी 100% के लिए और वगैरह वगैरह जैसे सीटों के लिए आप काउंसलिंग कर सकते हो। तो
जब आप काउंसलिंग करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, तो दो तरीके की फ़ीस आपसे मांगी जाएगी, एक रिफंडेबल फ़ीस और एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस। रिफंडेबल फ़ीस को हम कहते हैं सिक्योरिटी अमाउंट, और नॉन रिफंडेबल फ़ीस जो होती है वो मिनिमल सी 1000-1500 की मिनिमल फ़ीस होती है, जो होती है नॉन रिफंडेबल। वो अगर आपको सीट मिल भी जाती है तो आपको वापस करने की वो आपको वापस नहीं की जाती। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो अगर दो जो हैं दो फीस आपसे मांगी जा सकती है, या तो 26,000 की या तो 2,05,000 की। 2,05,000 की फ़ीस अगर आप पेमेंट करते हो, जिसमें 2 लाख रुपीज़ रिफंडेबल है और 5,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल है, तो एमसीसी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं, दैट इज़ ऑल इंडिया कोटा के 100% कॉलेजेस, ऑल इंडिया कोटा की 100% 50% सीट्स, ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, ESIC, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इन सभी के लिए आप एलिजिबल होगे। और अगर आप सिर्फ 26,000 पे करते हो, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, तो अगर आप सिर्फ 26,000 पे करते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ करके जितने कॉलेजेस एमसीसी में हैं, जितनी सीटें एमसीसी में हैं, उन सभी के लिए आप एलिजिबल होगे। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस टाइम में आपसे सिलेक्ट करने को पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी सीट के लिए आप काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हो। अगर आपने सिर्फ ऑल इंडिया कोटा को सिलेक्ट किया तो आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए काउंसलिंग को अटेंड कर पाओगे। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को भी सिलेक्ट किया तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, ऑल इंडिया कोटा के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एलिजिबल होगे। अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के साथ ESIC के साथ डीम्ड को, सबको सिलेक्ट करना है, चेक बॉक्स रहेगी वहाँ पे, आपको चेक बॉक्स में टिक करना है। तो अगर आपने इस तरीके से सभी को सिलेक्ट किया तो फिर आप डीम्ड और बाकी सीटों के लिए, गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, इन सभी के लिए आप एलिजिबल होगे। इन दैट केस, क्योंकि आपने डीम्ड को सिलेक्ट किया है तो आपसे रजिस्ट्रेशन अमाउंट 2,05,000 रुपये की मांगी जाएगी। वो 5,000 रुपये जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं की जाएगी, वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। वेयर एज जो 2 लाख रुपीज़ है वो रिफंडेबल है अगर आपने कोई गलती उसमें नहीं की, तब वो कंडीशंस अप्लाई हैं। अगर सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है और आप उस सीट को छोड़ देते हो तो वो 2 लाख रुपीज़ आपकी फॉरफिट हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हो, क्योंकि कॉस्टली होती है फ़ीस उसकी, आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए करना चाहते हो, तो आपसे, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपसे 26,000 रुपीज़ की अमाउंट मांगी जाएगी, जिसमें 1,000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल होती है और 25,000 रिफंडेबल होती है। कंडीशंस अप्लाई का मतलब है कि अगर आपको सेकेंड राउंड में सीट मिलती है और आपने छोड़ दी, वो सीट नहीं ली, तो आपको वो 25,000 रुपीज़ वापस नहीं किए जाएंगे, लेकिन फॉरफिट हो जाएगी। अगर आपको सीट मिलती ही नहीं है तो वो 20,000 रुपीज़ आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो ये जो है वो सिक्योरिटी अमाउंट का मामला है। डीम्ड के लिए 2,05,000 रुपीज़, उसके अंदर बाकी सीटें भी आ जाएंगी, ऑल इंडिया भी आ जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएंगी। एक बात का ध्यान रखें, कहने का मतलब है कि अलग अलग सीट्स के लिए आपको अलग अलग 25,000 देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है तो 25,000 दिया, और साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करना है तो भी 25,000 दिया, ESI के लिए अप्लाई करना है तो भी 25,000 दिया, वो नहीं है। एक 25,000 में सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं रहेगी, बाकी सभी जो सीट्स है वो रहेंगी, वो उन सभी के लिए आप उस एक 26,000 में आप एलिजिबल होगे, ठीक है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी उसमें इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको 2,05,000 की टोटल अमाउंट करनी होगी, जो अगर आप पेमेंट करते हो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसमें जो और अदर सीट्स है, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ESIC, AFMS, उन सभी सीट्स के लिए भी आप एलिजिबल होगे। तो आपको अलग अलग के लिए अलग अलग अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हुई सिक्योरिटी अमाउंट की। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे प्रोसीड होती है। राउंड 1 काउंसलिंग में जब आप जाते हो तो राउंड 1 काउंसलिंग आपके फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होती है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन राउंड 1 में कर दिया है, आपको राउंड 1 में सीट नहीं मिली तो राउंड 2 में जाकर के आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। राउंड 2 में कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे? जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं की थी। सिमिलरली राउंड 3 में कौन से बच्चे रजिस्ट्रेशन करेंगे? जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं की। तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आप करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना है? एमसीसी की पोर्टल पे जाना है www.mcc.nic.in। उसमें
जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी तो फॉर्म फिलअप करना है और सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना है। सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करने का मतलब है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हो तो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हो। अगर आप एटीएम से कर रहे हो तो आप अपनी जो एटीएम की लिमिट है उसे 2,05,000 तक बढ़ा लो। अगर आपकी लिमिट 2,05,000 की नहीं है तो उसके लिए आपको बैंक जाना होगा। अगर लिमिट 2,05,000 की नहीं है और आप एटीएम से पेमेंट करना चाहते हो 2,05,000 की, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की सिक्योरिटी अमाउंट है, तो आप उस बैंक में जाओ और जो आपकी जो एटीएम है उस कार्ड की लिमिट बढ़वा लो 2,05,000 तक की, तब आपकी उससे पेमेंट हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब राउंड 1 काउंसलिंग में क्या हुआ कि राउंड 1 काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन कर ली, फर्स्ट प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, जिसमें आपने गवर्नमेंट के लिए 26,000 रुपये पेमेंट किया, और जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट के साथ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी अप्लाई करना है, उन्होंने 2,05,000 रुपये जमा किए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई। उसके बाद आएंगे सेकेंड प्रोसेस पे, जो है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का क्या मतलब है? सीट्स जो आपको लेनी है वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी है, फिर उसके बाद की सीट जो है उसको आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखनी है, उसके बाद की सीट जो है वो थर्ड प्रायोरिटी पे रखनी है। एक सीट मतलब क्या हुआ? एक सीट मतलब एक कॉलेज में एक ब्रांच, राइट। जस्ट से कि मुझे MAMC में रेडियो चाहिए, राइट, तो MAMC रेडियोलॉजी ये मेरी एक सीट हुई, ये मेरी एक प्रायोरिटी हुई। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी में जाएंगे। मान लेते हैं मुझे MAMC में ही अगर रेडियो नहीं मिलती है तो मुझे डर्मा चाहिए, तो MAMC डर्मेटोलॉजी, ठीक है, तो वो जो हुई वो दूसरी सीट हुई, वो दूसरी प्रायोरिटी हुई। इस तरीके से करते हुए एक कॉलेज प्लस एक सीट को जब प्लस एक ब्रांच को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो एक सीट बनती है, वो आपकी एक प्रायोरिटी बनती है। उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है कि कौन से कॉलेज में आप लेना चाहते हो और कौन सी सीट आप लेना चाहते हो, कौन सी ब्रांच लेना चाहते हो। उस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब जो टॉप प्रायोरिटी होगी वो आपकी वो होनी चाहिए जिसमें आपको सबसे ज़्यादा लेने का मन है, फिर सेकंड, उसके बाद फिर थर्ड, उसके बाद। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद एक टाइम दी जाएगी जिसमें कि चॉइस लॉकिंग करनी होती है। जब आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लोगे तो आप क्या करना कि जो वहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, राइट, उसे आप सेव कर दोगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसे सेव कर देना। सेव करने के बाद जब उसे आप 1-2 बार रिव्यू कर लेना कि कहीं किसी चॉइसेस को आपको चेंज तो नहीं करना है। अगर चेंज करना हुआ तो चेंज कर देना, और अगर चेंज नहीं करना है, यू आर सेटिस्फाइड विद द चॉइसेस यू हैव गिवन इन द MCC पोर्टल फॉर चॉइस फिलिंग, तो उसके लिए अगर आप सेटिस्फाई हो तो आपको उसको लॉक करनी होगी। लॉक करने के लिए कुछ नहीं, नीचे एक बटन होगा चॉइस लॉकिंग की, उस चॉइस लॉकिंग को आपको क्लिक करनी है और आपकी जो है चॉइसेस जो है वो लॉक हो जाएगी, राइट। चॉइस लॉकिंग करने के बाद आप अपने ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो अगर आपको अपने ऑर्डर्स को, चॉइसेस को चेंज करनी है, उसकी अरेंजमेंट को चेंज करनी है, तो चॉइस लॉकिंग से पहले ही करनी होगी। अगर आपने लॉकिंग कर दी, चॉइस को लॉक कर दिया, तो आप उन ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये सजेस्टेबल है करियर मीडिया की तरफ से, ये एडवाइसेबल है कि चॉइस लॉक आप ना करो। ना करो का क्या मतलब है कि अगर आप चॉइस लॉक नहीं करते हो तो आपके पास टाइम रहेगा, ऑप्शन रहेगा लास्ट मोमेंट पे भी अपने चॉइसेस को चेंज करने का, क्योंकि चॉइस लॉकिंग ऑटोमेटिकली सिस्टम भी कर देती है। ओके, अगर आपने चॉइस लॉकिंग लास्ट में नहीं की, या वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो चॉइस लॉकिंग भूल गए करना, या तो टाइम आउट हो गए, तो वैसे केसेस में सेव होना मैंडेटरी है, बट चॉइस लॉक सिस्टम ऑटोमेटिकली भी कर देती है, ठीक है, और वो कर देती है, कोई इशू नहीं है। तो अगर आप चॉइस लॉक लास्ट मोमेंट तक नहीं भी करते हो तो आपके पास लास्ट मोमेंट तक एक टाइम रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपको अगर चॉइसेस को चेंज करने हैं, अरेंजमेंट्स को चेंज करने हैं, तो आप उसे कर सकते हो, राइट। ये हो गई चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग हो गई तो फिर सिस्टम उसके बाद अलॉटमेंट करेगी, अलॉटमेंट प्रोसेस को स्टार्ट करेगी। अलॉटमेंट प्रोसेस का क्या मतलब है? मेरिट बेस्ड काउंसलिंग होती है ये। मेरिट बेस्ड काउंसलिंग मतलब रैंक 1, फिर रैंक 2, फिर रैंक 3, फिर रैंक 4, फिर रैंक 5, इस तरीके से करते हुए जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है उन सबकी रैंक को वो चेक करती है। अब रैंक 1, रैंक 2, पहले अलॉटमेंट में क्या होगा कि सिस्टम रैंक 1 के पास जाएगी, उनकी एल्गोरिदम है वो अपनी अलॉटमेंट करती है।
रैंक 1 में देखेगी, सिस्टम देखेगी कि इनकी फ़र्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस जो भी है वो उसको अलॉट कर देगी। इसी तरीके से करते करते जब आप रैंक मान लेते हैं कि 10,000 पे पहुँचे, रैंक 10,000 में पे पहुँचने के बाद रैंक 10,001 रैंक जो है उसके पास वो जाएंगे, वो देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या चॉइसेस डाले हैं। जो चॉइसेस उन्होंने डाले हैं उन चॉइसेस को वो एक एक करके चेक करेगी कि कहाँ पे इनकी चॉइसेस जो है वो फुलफ़िल हो रही है, कहाँ पे इन्होंने जो सीट डिमांड की है, इन्होंने जो प्रायोरिटी रखी है, वो कहाँ पे इनको खाली सीट मिल रही है। वो खाली सीट जो है वो उसको अलॉट कर देगी और वहीं से वो सिस्टम बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से अलॉटमेंट होती है। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको रिज़ल्ट में पता लग जाएगा। जो 4th स्टेप है, रिज़ल्ट में आपको पता लग जाएगा कि आपकी अलॉटमेंट कौन से कॉलेज में हुई है, कौन सी सीट आपको मिली है, ये रिज़ल्ट आ जाएगी। ठीक है, रिजल्ट कहाँ आएगी? एमसीसी के ही पोर्टल पे आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था, यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट किया था, वहीं पे अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी। ये 4th स्टेप हुई, रिजल्ट आ गई। रिजल्ट आने के बाद जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना है। उस कॉलेज के लिए में जाकर के आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और फर्स्ट ईयर की फ़ीस जमा करनी है, एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी है, जिसे हम रिपोर्टिंग कहते हैं। रिपोर्टिंग के लिए जनरली 6-7 दिन 8 दिन का टाइम दिया जाता है। तो ये 5th स्टेप हुई रिपोर्टिंग। इसी तरीके से ये प्रोसेस हर एक राउंड में कवर की जाती है। हर एक राउंड में ये 5 स्टेप प्रोसेस को जो 5 स्टेप प्रोसेस है इसे ही यूज़ किया जाता है। इसी 5 स्टेप प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। अब जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 काउंसलिंग में सीट नहीं मिली, वो राउंड 2 काउंसलिंग में फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे। वो एलिजिबल हैं राउंड 2 काउंसलिंग के लिए। ठीक है, जिन्हें सीट नहीं मिली और जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया, उन्हें सीट नहीं मिले, उन्हें राउंड 2 में जाकर के दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है। जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं की है, सिर्फ उन्हीं को राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करनी है और ये 5 स्टेप प्रोसेस जो है वो प्रोसीड करनी है। इस तरीके से कोई जो एमसीसी की काउंसलिंग है वो स्टार्ट होगी और एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होगी और वो राउंड 1 काउंसलिंग जो है स्टेट की, वो भी इन्हीं 5 स्टेप्स प्रोसेस में ऑलमोस्ट इन 5 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करती है। ठीक है, ये 5 स्टेप प्रोसेस हो गई काउंसलिंग की। अब क्या है कि अगर आप गलतियां करते हो तो चांसेस है कि ये जो 2,05,000 रुपये आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई किया है, जो आपने सबमिट किए हैं, इसमें 2 लाख रुपीज़ तो रिफंडेबल है। लेकिन कब? कंडीशंस अप्लाई, अगर आप गलती नहीं करते हो तब। अगर आप गलती करते हो तब आपको ये रिफ़ंड नहीं की जाएगी और 5,000 रुपीज़ तो वैसे ही नॉन रिफंडेबल है। तो गलती क्या हो सकती है कि अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। राउंड 1 में सीट मिली तो आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, मतलब आपके पास एक सीट है ऑलरेडी, आपको उस सीट पे जाकर के आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करनी है और साथ में सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है फॉर मोर बेटर सीट। ठीक है, अगर नेक्स्ट राउंड में आपको बेटर सीट मिल गई तो ये सीट जो पुरानी वाली सीट थी आपकी, वो किसी और को अलॉट हो जाएगी और नई सीट आपको मिल जाएगी। नई सीट पे आपको फिर एडमिशन लेना है। अगर आपको नई सीट नहीं मिलती है, राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है, आप बेटरमेंट के लिए गए, आपको बेटर सीट नहीं मिलती है, तो ये पुरानी सीट आपके पास ही रहेगी और इसी सीट पे फिर आपको जो है आपने एडमिशन लिया हुआ है, इसी सीट पे फिर आपको कंटिन्यू करनी होती है। तो ये अपग्रेडेशन होती है और अपग्रेडेशन फैसिलिटी सिर्फ राउंड 1 काउंसलिंग में ही अवेलेबल होती है, राउंड 2 काउंसलिंग में अवेलेबल नहीं होती। मतलब राउंड 1 काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली वो सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन राउंड 2 काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली वो अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते हैं। उनके पास एक ही चॉइस है कि जो सीट मिली उसी सीट पे उनको एडमिशन लेनी होती है। अब यहाँ पे क्लिक करने वाली बात क्या है, कैच करने वाली बात क्या है कि आप राउंड 2 में जो कॉलेजेस जो सीट आपको नहीं लेनी है वो आप नहीं फिलअप कर सकते, क्योंकि अगर आपने फिलअप किया उन कॉलेजेस को या उन सीट्स को जो आपको नहीं लेनी है और वो आपको मिल गई, तो फिर आप अगर उस पर एडमिशन नहीं लेते हो तो आपने जो 2,05,000 रुपीज़ जमा किए हैं, जिसमें 2 लाख रुपीज़ रिफंडेबल है, अगर आप
कंडीशंस अप्लाई, अगर आप गलती नहीं करते हो, मतलब अगर आप उस सीट को नहीं छोड़ते हो तभी वो 2 लाख रुपीज़ रिफंडेबल है। अगर आप उस सीट को छोड़ देते हो तो आपको वो 2 लाख रुपीज़ वापस नहीं किए जाएंगे, वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। यही गलती है कि आप चॉइस फिलिंग में क्या क्या चॉइसेस डालते हो। अगर आपने कुछ भी अनवांटेड चॉइसेस डाल ले, बाद में आपको रियलाइज़ होती है वो सीट आपको अलॉट हो गई, बाद में आपको रियलाइज़ होती है कि ये सीट मुझे नहीं चाहिए, तो आपको 2 लाख रुपीज़ का लॉस होगा। ये स्टेट्स में भी है। तो इस तरीके से जो है वो 2 लाख रुपीज़ आपके लैप्स हो सकते हैं। इन गलतियों से आपको बचना है, इसीलिए आपको जो चॉइस फिलिंग करनी है वो प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ करनी है। राउंड 2 काउंसलिंग में जिन स्टूडेंट्स को सीट मिली उन्हें सिंपल जानी है कॉलेज में, जिस कॉलेज में जो सीट मिली उनको उस कॉलेज में जाना है और उस कॉलेज में अपनी एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करनी है। फिर राउंड 3 काउंसलिंग आएगी। राउंड 3 काउंसलिंग में, राउंड 2 काउंसलिंग में जिन्हें सीट नहीं मिली वो राउंड 3 काउंसलिंग में जाकर के चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात, जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1 या राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन्हें राउंड 3 काउंसलिंग में भी रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और उन्हें सीट मिल सकती है। और राउंड 3 में फिर वही सेम प्रोसेस स्टार्ट है। अब आती है कि अगर राउंड 3 तक आपने काउंसलिंग को अटेंड की, टोटल 4 राउंड काउंसलिंग होती है, अगर टोटल 3rd राउंड तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो 4th राउंड जो आखिरी राउंड काउंसलिंग है उसको यदि आप अटेंड करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं दिया जाएगा। दैट मीन्स जो 4th राउंड काउंसलिंग होती है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग होती है, उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन नहीं होती है। जिन स्टूडेंट्स ने राउंड 1, राउंड 2 या राउंड 3 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया, सिर्फ वही रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल होंगे। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिन्होंने राउंड 3 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया, सिर्फ वही स्टूडेंट्स राउंड 4 में एलिजिबल होंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन अलाउ नहीं की जाती, न्यू रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आपको ये रियलाइज़ होती है कि आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है तो रजिस्ट्रेशन आपको 3rd राउंड तक कर लेनी होगी, अदरवाइज़ आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है एमसीसी की। अब एक क्वेश्चन आती है कि ये जो स्टेट काउंसलिंग है और एमसीसी काउंसलिंग है, अगर स्टूडेंट को एमसीसी काउंसलिंग में राउंड 1 में सीट मिल जाती है तो क्या वो स्टेट काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको एमसीसी में राउंड 1 काउंसलिंग में सीट मिली है तो तब भी आप स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको स्टेट में भी सीट मिल गई तो आप देख लो कि कौन सी सीट जो है वो आपको लेनी है, कौन सी सीट आपको छोड़नी है। अगर स्टेट वाली सीट आपको ज़्यादा अच्छी मिली है तो आप वो उसकी स्टेट वाली जो अलॉटमेंट है उस अलॉटमेंट को ले करके अपनी एमसीसी में जो सीट मिली है, जहाँ पे जाकर के आपने रिपोर्टिंग कर ली है, जहाँ पे जाकर के आपने एडमिशन ले लिया, जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, उस कॉलेज में जाओगे, वो अलॉटमेंट दिखाओगे कि मुझे मेरी स्टेट से ये अलॉटमेंट आई है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आप मेरी सीट कैंसिल कर दो, आप मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दो। आप उस कॉलेज में जाओगे, अलॉटमेंट दिखाओगे, ये अलॉटमेंट वो देखेगी और वो आपकी सीट को कैंसिल कर देगी, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस कर देगी। आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के अपनी स्टेट में जो सीट मिली है उस कॉलेज में जानी है, वहाँ पे जाकर के ये डॉक्यूमेंट्स जमा करना है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। अगर दूसरी बात क्या है कि अगर हम ये तो राउंड 1 के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अगर राउंड 2 में आपके साथ सेम सिनेरियो होती है कि राउंड 2 में आपको एमसीसी में सीट मिल जाती है, क्योंकि राउंड 2 एमसीसी की स्टेट की राउंड 2 से पहले होगी और स्टेट की राउंड 1 के बाद होगी। तो एमसीसी में अगर आपको राउंड 2 में सीट मिल जाती है तो आपके पास, अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं की, अगर आपने उसमें, आपको रिपोर्टिंग से पहले ही डिसाइड करना है कि आपको वो सीट छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है। अगर आप छोड़ते हो तो आपके 2 लाख रुपए तो चले जाते हैं डीम्ड के केस में, और या फिर आपको, अगर आपने 26,000 दिए तो वो तो आपके चले जाएंगे राउंड 2 काउंसलिंग में अगर आपको सीट मिलती है तो। लेकिन अगर राउंड 2 काउंसलिंग में आपके ये 25,000 या 2 लाख रुपए जाते हैं तब भी आप स्टेट की राउंड 2 के लिए एलिजिबल होगे। आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है। राउंड 2 में अगर सीट मिलती है और उस सीट पे जाकर के आपने रिपोर्टिंग कर दी, ज्वाइनिंग कर दी, तब आप आगे की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगे, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो एमसीसी हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपने अगर उसमें ज्वाइनिंग नहीं की है तब आप जाकर के स्टेट की बाकी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल रहोगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सेकेंड राउंड में चीज़ें बदल जाती है। सेकेंड राउंड में टोटली डिपेंड करती है कि आपने रिपोर्टिंग में एडमिशन, सेकेंड राउंड में जो आपको सीट मिली उस पर आपने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है। अगर ले लिया तो बाकी आगे की काउंसलिंग से आप
एलिजिबल ही नहीं रहोगे, इनएलिजिबल हो जाओगे। तो आपको ये डिसाइड करना है रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग करने से पहले, एमसीसी में जब आपको राउंड 2 काउंसलिंग में सीट मिलेगी तो उस कॉलेज में आपको ज्वाइनिंग करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको स्टेट में बेटर सीट मिल सकती है या नहीं मिल सकती। अगर मिल सकती है, आप श्योर हो, तो फिर आप इस सीट को छोड़ो, अदरवाइज मत छोड़ो, राइट। तो इस तरीके से ये काउंसलिंग चलती है, ये गलतियां होती है, राइट, और इन गलतियों को समझना ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस है जिसमें एमसीसी काउंसलिंग पहले स्टार्ट होगी और स्टेट काउंसलिंग जो है वो इसके बाद स्टार्ट होगी। स्केड्यूल अभी पब्लिश नहीं हुई है, स्केड्यूल जब आएगी तो मैं उस टाइम फिर से आपको और अच्छे से समझा दूंगा कि और क्या क्या चीज़ें होती है, फॉर फीचर क्या होती है, अपग्रेडेशन क्या होती है। आई थिंक आपको थोड़ी बहुत समझ इस वीडियो के थ्रू तो ज़रूर आ गई होगी कि अपग्रेडेशन फैसिलिटी सिर्फ राउंड 1 में अवेलेबल है। अपग्रेडेशन वो फैसिलिटी है जिससे आप एक सीट अपने पास रख के दूसरी सीट फॉर बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। अगर आपको बेटर सीट मिली तो आपकी ये सीट ख़त्म हो जाएगी, अगर आपको बेटर सीट नहीं मिली तो आपके पास जो पुरानी सीट, ये वाली सीट है, वो सीट आपके पास रिटेन रहेगी। सो ये अपग्रेडेशन होती है जो सिर्फ राउंड 1 काउंसलिंग के लिए ही अवेलेबल होती है। ये फैसिलिटी राउंड 2 से फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। नाउ स्टेट्स की काउंसलिंग की मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ कि स्टेट्स की काउंसलिंग में जब आप जाओगे तो कहीं कहीं पे 2 लाख की सिक्योरिटी लगती है, कहीं कहीं पे सिक्योरिटी नहीं भी लगती है। और लेकिन अगर आपको कुछ स्टेट है कि आपको अगर जैसे यूपी है, आपको अगर राउंड 1 में भी सीट मिल जाती है तो उसमें फ्री एग्जिट नहीं होती। राउंड 1 जनरली एमसीसी की काउंसलिंग में आप देखोगे तो राउंड 1 फ्री एग्जिट होती है। मतलब राउंड 1 में अगर आपको सीट मिलती है तो आप उसे छोड़ भी सकते हो, आप उस पर एडमिशन ले भी सकते हो, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जिसमें अगर राउंड 1 में अब भी आपको सीट मिल गई तो आप उसे छोड़ नहीं सकते। अगर आप उसे छोड़ते हो तो आपके 2 लाख रुपीज़ वेस्ट हो जाएंगे। तो इन बातों को आपको ध्यान देना ज़रूरी है। ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर है। जब एक स्केड्यूल आएगी तो मैं स्केड्यूल डेट्स के साथ आपको एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा और जो आपके क्वेश्चंस हैं उन डाउट्स को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। और हाँ, और अगर आपको करियर मीडिया से पेड सर्विसेज अवेल करनी हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।